साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम तरंग एवं ध्वनि के उन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो पुस्तक में नहीं दिए गए हैं। दोस्तों, तरंग क्या है? देखिए, मैंने हर एक बनने वाले प्रश्न को अंडरलाइन कर दिया है। तो तरंग एक तरह का विक्षोभ है, डिस्टरबेंस है, जिसमें माध्यम के कण इधर उधर दोलन करते हैं, कंपन करते हैं और माध्यम के स्थानांतरण के बिना ही ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। तो सीखने वाली तीन बातें जो पेपर में पूछी जाती हैं। तरंग एक विक्षोभ है, इसमें कण दोलन करते हैं या कंपन करते हैं और ये ऊर्जा लेकर चलते हैं, एनर्जी लेकर चलते हैं। साथियों, अगला सवाल पूछा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगें कहां कहां पैदा हो सकती हैं? तो दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगें ठोसों में हो सकती हैं, द्रव में केवल उनके तल पर हो सकती हैं, जबकि गैसों में ये पैदा नहीं हो सकती हैं। वहीं अनुदैर्ध्य तरंगों की कोई शर्त नहीं है, वो तीनों माध्यमों यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं ध्वनि की तरफ, जो कि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साथियों, यदि माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और माध्यम का तापमान यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि आप देखें ध्वनि की चाल तापमान से कैसा संबंध रखती है, तो ध्वनि की चाल गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां से सीधा सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा ध्वनि की चाल दाब परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है, यानी माध्यम का दाब बदलने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साथियों, अगर हम देखें तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, लेकिन दाब से ये अप्रभावित रहती है। इसी प्रकार अगर आप आर्द्रता के साथ देखें, यानी कि हवा में कितना मॉइस्चर है, हवा के पास कितनी आर्द्रता है, तो जितनी ज्यादा आर्द्रता होगी उतनी ज्यादा ध्वनि की चाल होगी। यानी आर्द्रता, मॉइस्चर बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में ध्वनि की चाल से अधिक होती है, यानी कि मॉइस्चराइज एयर में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है सूखी एयर की तुलना में। साथियों, अगर आप आर्द्र हाइड्रोजन में देखें, ध्वनि की चाल शुष्क हाइड्रोजन की अपेक्षा कम होती है। ये एक अपवाद है जो कि यहां से नहीं मेल खाता है, आप इसको याद रखेंगे। आगे आप देखें साथियों, ध्वनि की चाल पर आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या आयाम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर आप देखें तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोसों में यानी सॉलिड्स में, उसके बाद होती है लिक्विड यानी द्रवों में, और गैसों में यह सबसे कम होती है। यानी देखा जाए ध्वनि की चाल ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होती है। वहीं द्रवों में ठोस और गैस के बीच में होती है, यानी ठोस से कम और गैस से ज्यादा होती है। उसके अलावा साथियों, अगर आप पराश्रव्य तरंगों के बारे में बात करें, अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में बात करें, तो अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी यानी कि गर्भ अवस्था में जांच, पथरी को तोड़ने में, मोतियाबिंद के इलाज में। उसके अलावा अल्ट्रासोनिक तरंगें यानी कि पराश्रव्य तरंगें, जिनकी आवृत्ति, चूंकि ये फैक्ट बुक में दिए हैं इसलिए मैं इनको यहां इंक्लूड नहीं किया है, बस फिर भी मैं आपको बता दूं कि पराश्रव्य तरंगें जिनकी आवृत्ति 25,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उनका इस्तेमाल कहां कहां होता है। तो ये घड़ी मशीनों की सफाई, धातुओं में दरार का पता लगाने में होती है। संचार में इसका इस्तेमाल सोनार के रूप में किया जाता है और सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नाम से ही स्पष्ट नजर आता है कि सोनार का अर्थ है हम साउंड की मदद से नेविगेशन यानी कि रास्ता पता लगा रहे हैं, स्थिति पता लगा रहे हैं, और रेंजिंग यानी कि दूरी पता लगा रहे हैं, यानी एक तरह से समुद्र की गहराई। तो सोनार की फुल फॉर्म, इसके इस्तेमाल, पराश्रव्य तरंगों के इस्तेमाल, और पराश्रव्य तरंगों में एक तरीके से सोनार का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी आप अच्छे से याद करेंगे। उसके अलावा अल्ट्रासोनिक मशीन होती हैं जिनमें मोशन डिटेक्टर में चोर घुसपैठ रोकने के लिए हम पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन और निगरानी प्रणाली में भी हम सोनार तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। जीव विज्ञान और अनुसंधान में भी हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं या पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे भूकंप के पूर्वानुमान में भी हम इन तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पराश्रव्य तरंगों का उपयोग चमगादड़ बगैर देखे अंधेरे में अपना रास्ता पता करने के लिए करता है। डॉल्फिन पानी के अंदर जो संचार करती है शिकार और दूरी पहचानने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग ही तो करती है। तो ये सभी अल्ट्रासोनिक वेव्स के बहुत 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 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।
उसके बाद साथियों बात करते हैं कुछ ध्वनि के लक्षणों की, जिनमें पहला लक्षण है प्रबलता। और प्रबलता का मतलब है कि ध्वनि कितनी तेज या कितनी धीमी सुनाई दे रही है। जैसे अभी मैं धीमा बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं हाँ जी क्या बात है, तो ये ध्वनि तेज हो गई, यानी मेरी ध्वनि की प्रबलता तेज हो गई। सवाल आता है ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो साथी है आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, और इसका मात्रक डेसिबल है। और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अधिकतम ध्वनि का जो स्तर है यह 80 डेसिबल रखा जाता है WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। साथियों ध्वनि का दूसरा गुण आता है तारत्व यानी कि पिच। और तारत्व का अर्थ होता है ध्वनि का मोटा या पतला होना। जैसे मैं एक मास्टर हूं, पुरुष हूं, मेरी आवाज मोटी है, एक महिला होती, मैडम होती, तो वो आपको कैसे पढ़ाती? बच्चों ध्वनि का मतलब ना उसका पतलापन होता है। तो यही पतलापन जो है यही तारत्व है। तो ध्वनि का मोटा या पतला होना ध्वनि का तारत्व कहलाता है। यह किस चीज पर निर्भर करता है, तो यह आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति का मतलब अधिक तारत्व है और पतली आवाज है। और बच्चे और महिलाओं की आवाज में आप जो पता लगाते हो, यानी पुरुष और महिलाओं की आवाज में जो अंतर स्पष्ट करते हो, वो आप तारत्व से ही करते हो, यह सवाल भी आता है। कम तारत्व का मतलब कम आवृत्ति का मतलब निम्न तारत्व होगा, और निम्न तारत्व का मतलब आवाज मोटी होगी, जैसे पुरुष या शेर की दहाड़ होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा गुण ध्वनि का आता है गुणता। और गुणता से संबंधित जो सवाल है वो ये बनता है कि बताइए अलग अलग वाद्य यंत्रों में आप कैसे अंतर करेंगे। तो अलग अलग वाद्य यंत्र जैसे हारमोनियम और गिटार आदि में जो आप अंतर करेंगे वो किसके चलते करेंगे दोस्तों? गुणता के साथ ही करेंगे। ध्वनि के 3 लक्षणों के अलावा हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अनुरणन यानी कि रिवर्बरेशन। देखिए रिवर्बरेशन का मतलब क्या है? जब आप किसी बंद हॉल में, जो कि बड़ा हॉल है, उसमें कुछ बोलते हैं तो हमें एक गूंज सुनाई देती है। देखिए जब यह गूंज बार बार आती है इसी को हम रिवर्बरेशन यानी कि अनुरणन कहते हैं। देखिए गूंज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पुस्तक में लिखे हैं, बाकी अनुरणन यानी कि रिवर्बरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर दिए गए हैं। सवाल आता है कि किसी बंद हॉल या कक्ष में ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने के बाद भी कुछ समय तक ध्वनि सुनाई देती है, यह किसके कारण होता है? तो आप ऑप्शन चुनेंगे अनुरणन। हॉल की दीवार, छत तथा फर्श से ध्वनि तरंगों का बार बार परावर्तन होने का कारण क्या है? आप ऑप्शन चुनेंगे अनुरणन। वक्राकार छत्र इसलिए बनाई जाती हैं ताकि ध्वनि तरंगों का उचित परावर्तन होकर ध्वनि सभी दिशाओं में समान रूप से फैल सके। यह भी किसका कारण है? यह भी अनुरणन यानी कि रिवर्बरेशन का ही कारण है। तो ये 3 प्रश्न अनुरणन से बनते हैं, और इसी के साथ ही हमने ध्वनि तथा तरंगों से बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट कर लिया है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।